नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सगेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा हो। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज से रिवीजन स्टार्ट करना है 12 से 23 वाली बुक का। तो हम लोग एक बार बुक का साथ साथ में देखते जाते हैं। ठीक है। अभी आप लोग कोई रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? अ, अगर आप लोगों की किसी की अनुकूलता रहे तो। हाँ, कर सकते हैं। कौन से बुक से करना है दीदी? 12 से 23 स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। प्रवेश ग्रंथ भाग मतलब 1.5 है, खंड 4 है। एक मिनट, खंड 4 नहीं, खंड 3 देखना है ना। ठीक है, आप लोग के किसी के पास सामने बुक है क्या? हाँ दीदी। हाँ है। हाँ है सर। एक बार कोई रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं दीदी। मनीषा जी, आप रीडिंग कर लेंगे? हाँ जी, कर देंगे। ठीक है। अध्याय 12 से स्टार्ट कर देना दीदी। हाँ, अध्याय 12 से स्टार्ट करते हैं। जी। अध्याय 12, श्री कषाय प्रारब्ध एवं श्री कर्म प्रकृति के अनुसार सम्यक्त स्वरूप। ठीक है, एक बार ना सुनिए, आप लोग सामने बुक रखना। मैं एक बार मतलब लेते जाती हूँ, कंटिन्यू करती जाती हूँ, और उसमें कुछ मतलब चेंजेस लगे या फिर मतलब कुछ गलत रहे या फिर कुछ छूट जाए तो फिर आप लोग बता देना। असल में मेरे पास नोट्स है सामने, वो शायद अमेंडमेंट के पहले के नोट्स हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं ना, उससे मैं आपको कंटिन्यू करती जाती हूँ। फिर जैसे ही बुक सामने आ जाएगी ना, बुक मेरी अभी है नहीं साथ में, तो एक बार हम देखते जाते हैं। अगर कुछ गलती रहे ना तो आप लोग ध्यान में रख लेना। श्री कषाय प्रारब्ध श्री कर्म प्रकृति ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले सम्यक्त्व के बारे में बता रहे हैं। हम क्या देखेंगे? सम्यक्त्व स्वरूप। सम्यक्त्व स्वरूप मतलब क्या? सम्यक्त्व के बारे में जानना। तो सम्यक्त्व क्या है? सम्यक्त्व मतलब सुदेव, सुगुरु, सुधर्म और जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर संपूर्ण श्रद्धा होना। यहाँ पर जो वर्ड है संपूर्ण श्रद्धा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण श्रद्धा होना ही सम्यक्त्व कहलाता है। अगर आपके संपूर्ण श्रद्धा नहीं है, आंशिक रूप में भी अगर अश्रद्धा के भाव आ गए या फिर टोटल विपरीत श्रद्धा हो गई, तो वो मिथ्यात्व की कैटेगरी में चला जाएगा। और संपूर्ण श्रद्धा अगर है तो ही वो सम्यक्त्व कहलाता है। ठीक है, किसके प्रति? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, जीव जीवादि 9 सद्भाव पदार्थ के यथार्थ स्वरूप, जो एक्चुअल स्वरूप बताया है 9 सद्भाव पदार्थों का, उनके प्रति संपूर्ण श्रद्धा रखना। अब ये जो सम्यक्त्व है, ये 4 टाइप का होता है। एक बार मैं रीडिंग इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि एक बार हम रिवीजन जा रहे हैं ना, तो फटाफट लेके चलते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व, प्रायोपशमिक सम्यक्त्व,
नहीं होता ना इसमें, फिर बड़ा नहीं होता। साशातन सम्यक्त्व, और एक होता है शायिक सम्यक्त्व। ठीक है, ये हुआ 4 टाइप का सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व में 2 टाइप होते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, देखा म्यूट कराइए द्वितीयोपशम दीदी। सम्यक्त्व। ठीक है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, ये 2 टाइप होते हैं औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व का अब इन चारों के अर्थ देख लेते हैं। ये चारों का अर्थ क्या हुआ? औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व मतलब क्या कि यहाँ पर क्या रहेगा? औपशमिक वर्ड किससे बना है? उपशम से बना है, मतलब यहाँ पे प्रकृतियों का उपशम रहेगा। ठीक है, क्षयोपशमिक, क्षयोपशमिक जो बना है क्षय प्लस उपशम, मतलब क्षय भी हो रहा है, क्षयोपशम भी हो रहा है, ये क्षयोपशमिक अवस्था होती है। इसको अभी क्षयोपशमिक को हमको बेसिकली क्षयोपशम किसका क्षय हो रहा है, किसका उपशम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब ना देखते हुए मोटे मोटे रूप से अभी हमको ये बताया है कि जो जनरल सम्यक्त होता है उसको हम क्षयोपशमिक सम्यक्त में लेते हैं। जो जनरल सम्यक्त है मतलब जो जिसमें सम्यक वेदनी कर्म का उदय रहता है उसको बोलते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त। सम्यक वेदनी कर्म का उदय रहता है उसको बोलते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त। साशातन सम्यक्त क्या है? तो साशातन मतलब जिसका स्वाद, स्वाद मतलब क्या हुआ? सम्यक्त का स्वाद है, स्वाद मतलब सम्यक्त से तो वो गिर चुका है लेकिन टोटली नीचे नहीं गिरा है, मतलब नीचे गिरना मतलब क्या हुआ? मिथ्यात्व अवस्था। तो सम्यक्त्व की अवस्था से मिथ्यात्व की अवस्था में अभी गया नहीं है, बीच की जो अवस्था है वो अवस्था है साशातन सम्यक्त की। तो साशातन सम्यक्त की अवस्था क्यों है? क्योंकि वो मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है, लेकिन मतलब सम्यक्त्व कौन सा? औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व से वो पतित हो गया है, गिर गया है, मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, उस बीच की अवस्था साधारण सम्यक दृष्टि की अवस्था कहलाती है। और शायिक मतलब, शायिक का अर्थ होता है क्षय से प्राप्त सम्यक्त्व गया होता है। यहाँ पर उपशम रहता है, यहाँ पे क्षय हो गया होता है। अब किस किस का उपशम है, किसका क्षय है? तो मोटे मोटे ये जो भी हम बता रहे हैं इन सभी में सम्यक्त्व की जो मेन बात होती है ये होती है मोहनी कर्म की प्रकृतियों की अपेक्षा। मोहनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम है, मोहनी कर्म की प्रकृति का उदय है, मोहनी कर्म की प्रकृति का ही जो भी अवस्था है वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि वाली, और क्षयिक मतलब मोहनी कर्म की ही प्रकृतियों का क्षय होना। तो मोहनी कर्म की कौन कौन सी प्रकृति क्या क्या है? तो बताया है कि औपशमिक सम्यक्त्व में D3 का तो क्या रहता है? उपशम। अब देखो क्या है, मोहनी कर्म में भी 7 प्रकृतियों के बारे में बात की जाती है। D7 मतलब दर्शन सप्तक। दर्शन सप्तक क्या हुआ? दर्शन सप्तक में दर्शन त्रिक होती है, दर्शन मोहनी कर्म की 3 प्रकृतियां, और चारित्र मोहनी कर्म में क्या होती है? 4 प्रकृति। कौन सी प्रकृति होती है? वो होती है अनंतानुबंधी चतुष्क। तो ये अनंतानुबंधी चतुष्क, क्रोध मान माया लोभ, ये टोटल 7 प्रकृतियों की अपेक्षा हम ये 4 प्रकार के सम्यक्त्व के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है औपशमिक सम्यक्त्व में? इसमें होता है दर्शन त्रिक की जो प्रकृति होती है उनका उपशम रहता है। ठीक है, उपशम मतलब वो सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं है। सिंपल भाषा में ऐसे समझना, उपशम मतलब वो सत्ता में है, अभी उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुई है, फ्यूचर के लिए प्रदेश स्टॉक में पड़े हुए हैं, लेकिन एट प्रेजेंट उनका उदय नहीं हो रहा, तो ऐसी अवस्था उपशम की अवस्था हो जाती है। उपशम की अवस्था में D3 के उपशम की अवस्था के साथ साथ जो अनंतानुबंधी चतुष्क है उसकी 2 अवस्थाएं होती है। एक तो होता है क्षयोपशम हुआ हो, दूसरा होता है टोटल क्षय कर दिया हो। अगर क्षयोपशम की अवस्था है तो वो कहलाता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व, और अगर टोटल क्षय की अवस्था है तो वो कहलाता है द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ठीक है, ये कैसे क्या प्राप्त होता है इसकी प्रोसेस पूरी देखेंगे। अवस्थाएं क्या है? प्रथमोपशम द्वितीयोपशम दोनों में ही दर्शन त्रिक का उपशम रहता है, लेकिन क्षयोपशम अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षयोपशम है मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त्व है, क्षय है मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। ये अवस्था बता दी गई है। अब बात करते हैं क्षयोपशमिक की। क्षयोपशमिक में क्या होगा? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में सम्यक वेदनी का तो उदय रहता है, और जो शेष 6 प्रकृतियां हैं, शेष 6 प्रकृतियों में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स बन सकते हैं। शेष 6 प्रकृति कौन सी बची? यहाँ पे बची मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, और यहाँ पे बची अनंतानुबंधी चतुष्क। इन 6 प्रकृतियों में, इन 6 प्रकृतियों में क्षय भी हो सकता है, किसी का क्षयोपशम भी हो सकता है,
और किसी प्रकृति का उपशम भी हो सकता है। अलग अलग अवस्थाएं इसमें रह सकती हैं। ठीक है, अगर टोटल क्षय है तो ये चारित्र में होने की मतलब क्या क्या अवस्थाएं रह सकती है, ये अवस्थाएं भी हमने डिटेल में पढ़ी हुई है, एक बार उसको भी फिर है सासदन, एक बार इसको लेते हैं, इसके पहले ये कंप्लीट कर देते हैं। सासदन सम्यक्त्व में क्या होता है, तो क्योंकि ये औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है, मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है, पर फर्स्ट सेकंड गुण स्थान, ये फर्स्ट गुण स्थान मिथ्यात्व होता है, सेकंड गुण स्थान सासदन है, तो औपशमिक सम्यक दृष्टि था, इसीलिए इसके D3 का तो उपशम रहा, D3 का तो उपशम है, लेकिन A4 की क्या अवस्था है, तो A4 का फर्स्ट और सेकंड गुण स्थान में बंध और उदय रहता है, बंध भी फर्स्ट सेकंड में रहता है, उदय भी फर्स्ट सेकंड में रहता है। तो जैसे ही जीव इस गुण स्थान से इसमें आता है, उसका बंध कंपलसरी स्टार्ट हो जाता है, ऊपर के जो भी गुण स्थान है औपशमिक के, उनसे जब सेकंड गुण स्थान में आता है तो अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध कंपलसरी स्टार्ट हो जाता है, और कुछ उदय हो भी सकता है, कुछ टाइम बाद भी हो सकता है, पर उदय होता अवश्य है सेकंड गुण स्थान में। तो A4 की क्या अवस्था रहती है, A4 का तो बंध और उदय स्टार्ट हो जाता है, बंध तो कंपलसरी होता ही होता है, उदय भी स्टार्ट हो जाता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़े टाइम तक नहीं होता, फिर एक आवलिका कितने टाइम तक नहीं होता, एक आवलिका तक नहीं होता। ठीक है, ये भी हमको पता है, क्यों, क्योंकि जो जैसे ही मान लो ये किस में से आए वो भी डिस्कस करते हैं एक बार। औपशमिक सम्यक्त्व है, औपशमिक सम्यक्त्व दो टाइप का बताया है, प्रथमोपशम भी बताया है, द्वितीयोपशम भी बताया है। तो अगर वो प्रथमोपशम से आया हुआ है, यहाँ पे हमारी सासदन की अवस्था है, वो कहा जाएगा मिथ्या दृष्टि बनेगा। तो मिथ्या दृष्टि में तो उसका हमको पता ही है कि इसका बंध और उदय रहता ही है, मतलब वो भी रहता ही है, मतलब वो भी बंध तो कंपलसरी रहता ही है, उदय है नहीं है थोड़ी देर बाद है, वो वाली अवस्थाएं बाद में आती हैं। ये जो सासदन है, सासदन में D3 का तो उपशम रहता है, ये तो समझ आ गया। ठीक है, क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो D3 था दर्शनत्रिक, उसका उपशम की ही अवस्था थी, और वापस यहाँ पे आने के बाद सेकंड गुण स्थान में ना तो सम्यक वेदनी से कुछ छेड़छाड़ कर सकते, ना सम्यक मिथ्यात्व से कर सकते, और ना ही मिथ्यात्व वेदनी से करते, तो ये तीनों एज इट इज रहती हैं। तो बचा क्या, बचा अनंतानुबंधी चतुष्क। अब अनंतानुबंधी चतुष्क अगर प्रथमोपशम से आया है, प्रथमोपशम में A4 का क्या रहता है, क्षयोपशम रहता है, और द्वितीयोपशम में रहता है क्षय। अगर वो जीव प्रथमोपशम से आया है, तो क्योंकि उसके क्षयोपशम मतलब सत्ता में ऑलरेडी था, तो फर्स्ट समय पे आते से ही उसका क्या हो जाता है, बंध भी स्टार्ट हो जाता है और उदय भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सत्ता में तो पहले से पड़ा हुआ था, जैसे ही यहाँ पर आया वैसे उदय स्टार्ट हो गया। पर तो क्योंकि वो A4 का क्षय करके आया है, तो क्षय करेगा, तो जैसे ही वो यहाँ पे आया तो बंध तो कंपलसरी कर ही लेता है, पर बंद करने के एक आवलिका काल तक बंद किया है, मतलब यहाँ पे क्षय मतलब ऐसे समझना है कि उसका निषेक 0 है, उसमें कोई भी प्रदेश नहीं है। और जैसे ही जीव ने मतलब प्रदेश क्रिएट, अभी तक वो सत्ता में था ही नहीं, अब प्रदेश कब क्रिएट हुआ, निषेक कब क्रिएट हुआ उसका, जब वो इस समय पे आया, तो इस समय पे आया तब उसने निषेक क्रिएट करा, यहाँ पर वो है, उसने निषेक क्रिएट करा। अब इस समय से लेकर एक आवलिका तक उसका उदय नहीं हो सकता, और उसके बाद जीव जब एक आवलिका ऊपर 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 जाता है, फिर एक आवलिका पश्चात उसका उदय, सॉरी 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 सॉरी, उस समय नहीं होता, एक आवली का नहीं, सेकंड समय से ही स्टार्ट हो जाता है, एक आवली का पश्चात तो संक्रमण वगैरह स्टार्ट होते हैं, पर एक आवलिका के भीतर भीतर ही ये फर्स्ट समय है। इस फर्स्ट समय में सिर्फ और सिर्फ बंध है, क्योंकि पहले से कोई सत्ता में था ही नहीं, तो इस समय पे उसका बंध हुआ, उसके अगले समय से उसका उदय स्टार्ट होता है। ठीक है, एक आवलिका को तो भूल जाते हैं, ये उसका निषेक क्रिएट हुआ, इसी समय पे निषेक क्रिएट हुआ, उस समय पे निषेक क्रिएट हुआ है, मतलब उस समय के कोई भी स्थिति वाले प्रदेश नहीं थे, अगले समय से उसका उदय स्टार्ट हुआ है। तो इसका बाधा काल नहीं होगा निषेक का? अनुश्री जी, एक आवलिका के बाद ही उदय स्टार्ट होगा, आप वापस देखिएगा, मेरे ख्याल से तो एक आवलिका एक अगले समय उदय नहीं होगा। और नहीं, इसका फिर बंद होगा तो फिर ये अबाधा तो हाँ नहीं ठीक होगा? है, बराबर है वो तो, कि अबाधा काल तो रहना ही चाहिए। ठीक है, मैं पूछती हूँ कि इसका अबाधा काल कितना है, वैसे एक आवली अंत का, कोटा कोटि सागरोपम का ही बंद करेगा, तो अंत कोटा कोटि सागरोपम का बंद, तो अंतर नहीं मृत्यु नहीं, हो सकता है। एक्चुअली लिखा हुआ ऐसे, एक आवलिका के बाद उदय होगा।
नहीं कहाँ पे उसके लिखा हुआ है? एक आवलिका तक उसका उदय मतलब एक आवलिका तक उसका उदय नहीं हो सकता, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं, मैंने कहीं पढ़ा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ लेकिन ये तो शायद, और आपने यही क्लास में भी यही बोला है शायद। एक आवलिका का तो लग रहा है, पर सकल करण के अयोग्य होती है और उदय कोई करण नहीं होता। ठीक हाँ है, एक बार मैं नोट करती हूँ इसको, देखते हैं कि इसका मिनिमम आबादा काल कितना होगा। क्योंकि अगले अगले समय में अंतर्मुर्त तो उदय होगा। नहीं है, ये तो ध्यान है। हाँ, ठीक है, एक और बार एक देखते हैं। अवलिका भी अंतर्मुक्ति है ना। देखते हैं, मैं इसको नोट कर लेती हूँ क्वेश्चन को। एक मिनट। फिर यही बात सेम बाद में पसगुण स्थान पर जाने पर भी हो जाएगी ना, फिर कि एक अवलिका के बाद उसमें भी उदय होगा कि नहीं होगा। हम्म। हाँ, सेकंड फर्स्ट में सेम ही चलेगा। देखते हैं एक बार। फर्स्ट साठ एक। ये लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ ये ना उदय स्थान रिलेटेड है। चारों कषाय का उदय एक साथ संभव है ठीक है। पहले दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय पेज के नंबर उदय की कौन सा भजना है? है। इसका कारण यह है कि अनंतानुबंधी कषाय का क्षय होने के पश्चात जब कोई जीव पहले अथवा दूसरे गुण स्थान में जाता है, तब जीव अनंतानुबंधी कषाय का बंध तो प्रारंभ कर देता है, परंतु एक आवलिका तक उसके अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं होता। अतः पहले दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय के उदय की भजना मानी गई है। ये पेज ठीक है, नंबर कौन सा मतलब है? एक आवलिका तक। हाँ, क्लियर तो हो गया वही ये? वही कहीं तो पढ़ा है, पेज कहाँ नंबर पढ़ा है कौन सा यहाँ? है पेज अनुषा पर है जी? मैम वो। नहीं नहीं नहीं, ये आप लोग की बुक का नहीं है, ये आगे का आधार ग्रंथ का है। अच्छा ये अच्छा। उदय स्थान में से निकाल के लेके आई मैं, देखने कंफर्म करने के लिए। एक आवलिका तक नहीं रहता मतलब। तो ठीक उसका है, एक आप लोग की सिलेबस आबादा का काल नहीं है, एक पर साल। हाँ ध्यान में रखेंगे अब कि जो बंद है इसको वो बंद इसको का शुरू वही शुरू मैंने। से दोबारा समझा दीजिए ना मैडम। हम्म। इसको शुरू से दोबारा समझा दीजिए, बीच में बहुत हाँ कंफ्यूजन हो गया। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो देखो। एक बार पूरा ले लेते हैं ना। जो साधारण सम्यक्त्व है उसमें क्या होता है, साधारण सम्यक्त्व आता है या तो प्रथमोपशम सम्यक्त्वी जीव हो या फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव हो, जब वो सम्यक्त्व से ये औपशमिक सम्यक्त्व है। जब वो औपशमिक सम्यक्त्व से पतित होता है और मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है, मतलब मिथ्यात्व अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया है, वो जो बीच की अवस्था होती है वो होती है सासदन सम्यक्त्व की अवस्था। अब मिथ्यात्व की अवस्था तक पहुंचा नहीं है, औपशमिक समक्षमिक में उसके D3 का उपशम था, और सेकेंड गुण स्थान में भी उसके D3 का उपशम ही रहेगा जब वो सासदन में आता है। अब A4 के साथ क्या हुआ, तो A4 में प्रथमोपशम में तो उसका क्षयोपशम रहता है, मतलब सत्ता में रहता है, लेकिन द्वितीयोपशम में क्या है, उसका क्षय हो चुका है, मतलब सत्ता में ही नहीं है। ठीक है। अब जब सत्ता में ही नहीं है, अब जब प्रथमोपशम वाला आया था, प्रथमोपशम वाला जैसे ही सेकंड गुण स्थान में आया, ऐसा मान के चलना अभी कि ये सेकंड गुण स्थान का फर्स्ट है, अपना निषेक की बात नहीं करना, कि निषेक हम नीचे से ऊपर एक 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 समय उठते हैं, अभी वो नहीं देख रहे हैं। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि मान लो यहाँ से प्रथमोपशम है, प्रथमोपशम से सासदन का मान लो ये फर्स्ट समय है, तो ये फर्स्ट समय में जैसे ही जीव आएगा प्रथमोपशम से, तो क्षयोपशम था चल रहा था उसका, फर्स्ट समय में आते ही उसका क्या हो जाएगा, उदय भी स्टार्ट होगा। बंध तो कंपलसरी होगा, दोनों केस में बंध तो कंपलसरी होगा ही होगा, लेकिन इसमें उदय भी स्टार्ट हो जाएगा प्रथमोपशम से आया हुआ हो तो फर्स्ट समय में। लेकिन अगर वो द्वितीयोपशम से आया हुआ है, तो अभी इस समय पे उसने उसका बंध किया है, मतलब अभी तक उसके सत्ता में नहीं था। अभी तक अगर पूछे कि ये अगर मतलब एक बार के लिए ये निषेक बनाए, वैसे तो निषेक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था क्योंकि कोई प्रदेश ही नहीं बचे थे उसके, और इसको अगर निषेक बोले,
अभी तक कोई भी प्रदेश नहीं है। अब जैसे ही वो इस समय पे आया, फर्स्ट समय पे उसने बंद किया, अब ये समय पे आया, उसने बंद किया, तो उसने कैसा बंद किया? उसने, देखो, जब उसने बंद किया ना तो उसने प्रदेशों को आत्मा में अलग अलग स्थिति अलॉट कर दी। अब उन प्रदेशों की अलग अलग जो भी उसने स्थिति अलॉट करी है, उसमें से एक आवलिका, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक आवलिका तक है, तो बंध समय से लेकर, बंध तो उसका फर्स्ट समय पहुंचते से ही उसने बंध किया, पूरी सत्ता क्रिएट कर ली, लेकिन जब वो एक आवलिका तक आगे बढ़ेगा तब तक उसका उदय नहीं होगा। उसके पश्चात क्या होता है, मतलब क्या समझना हमको, कि अगर ये बंध समय है उसका, ये अगर बंध समय है तो प्रदेश कहाँ से डालेगा? तो प्रदेश एक आवलिका के ऊपर से डालेगा। ठीक है, एक आवलिका के ऊपर उसने प्रदेश रखे, मतलब बंध समय से लेकर एक आवलिका तक कोई प्रदेश नहीं थे, मतलब उदय आएगा ही नहीं। उसके बाद जैसे ही एक आवलिका काल पश्चात उसके प्रदेश उदय में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात है। तो एक आवलिका तक उसका उदय नहीं रहता, उसके बाद फिर उदय उसका स्टार्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट था। ये द्वितीयोपम की बात चल रही है ना दीदी? द्वितीयोपम से आए हुए की बात चल रही है। प्रथमोपम वाला तो वहीं का वहीं, प्रथमोपम के तो ऑलरेडी सत्ता से, यहाँ पे भी था वो, तब भी सत्ता में ही थे उसके, और यहाँ पे आएगा तो भी ऑलरेडी सत्ता में है। तो बंद किया तो माना कि बंद किया, नई सत्ता और क्रिएट करी, लेकिन वो जो बंद करा है उस समय पे ऑलरेडी सत्ता होने से उसका उदय भी स्टार्ट हो जाता है प्रथमोपम वाले का। द्वितीयोपम वाला एक आदि का पश्चात स्टार्ट करता है। ठीक है, ये हो गया औपचारिक सम्यक्तों की बात। अब करते हैं शायिक सम्यक्त। तो शायिक सम्यक्त मतलब पूरी की पूरी दर्शन सप्तक का क्या हो गया? क्षय हो गया। पूरा की पूरा दर्शन सप्तक है उसका क्या है? क्षय। ठीक है, ठीक है, ये तो शायिक सम्यक्त तो इजी है, समझ आ गया। अब जो क्षयोपशमिक था ना, उसमें एक बार हम लोग खोल लेते हैं, क्योंकि हमने आगे की भी बहुत सारी चीजें हमारी उसमें मतलब पढ़ चुके हैं, तो एक बार वही चीजें आ जाएगी। कि हमने क्या कहा कि सम्यक वेदनी का तो इसमें क्या रहता है, कंपलसरी उदय रहता ही रहता है। ठीक है, शेष 6 प्रकृति जो है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी और अनंतानुबंधी चतुष्क, ठीक है, ये 6 प्रकृति। इनका क्षय भी हो सकता है, क्षयोपशम भी हो सकता है, और उपशम भी हो सकता है, कुछ भी अवस्थाएं हो सकती है, तीनों अवस्थाएं में कहलाएगा वो क्षयोपशमिक ही। ठीक है, तो कुछ अवस्थाएं अपन डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम लोग रिकॉल कर लें। क्या होगा, एक तो अवस्था है कि क्षयोपशमिक जीव है, ठीक है, वो क्षयोपशमिक जीव या तो द्वितीयोपशम प्राप्त करने की प्रोसेस पे है, या फिर शायिक सम्यक्त प्राप्त करने की प्रोसेस पे है, या फिर जनरली ही वो विसंयोजना कर चुका है। ठीक है, करने की प्रोसेस पे नहीं है, इसको यहीं लिख देते हैं, विसंयोजक है, विसंयोजना कर चुका है। अब आप लोग बताइए, इसके पास इन 6 प्रकृतियों में सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और मिथ्यात्व वेदनी का क्या क्या रहेगा? मतलब ये सत्ता में रहेंगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा बात अलग है, जो भी होगा उनका क्षय तो नहीं होगा, बात इतनी है। ठीक है, उपशम भी नहीं हो सकता, क्योंकि उपशम हो गया तो फिर वो द्वितीय उपशम की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, और क्षय भी नहीं है क्योंकि वो शायिक सम्यक्त की प्रोसेस हो जाएगी। अभी हम एकदम जनरल बात कर रहे हैं कि उसने A4 का क्या कर दिया है? क्षय कर दिया है। A4 का क्षय कर दिया, तभी वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि A4 के क्षय से, मतलब A4 का क्षय किया हुआ है, या तो वो विसंयोजक कहला जाएगा, या वो आगे जाके द्वितीयोपशम प्राप्त करेगा, या फिर वो शायिक प्राप्त करेगा, क्योंकि इनकी कंडीशन भी क्या है, इसको A4 की सत्ता से रहित होना, इसको भी मतलब ये विसंयोजक जीव भी A4 की सत्ता से रहित होता है। ठीक है, तो क्षयोपशमिक में एक अवस्था हमने देख ली A4 के क्षय वाली। अब मान लेते हैं कि वो जीव क्या शायिक सम्यक्त प्राप्त कर रहा है, दूसरा केस मान लेते हैं एक बार। अब वो मान लेते हैं कि वो शायिक सम्यक्त, उसको यहाँ पे ले लेते हैं, शायिक सम्यक्त उसको प्राप्त करना है। अब शायिक सम्यक्त तो प्राप्त करना है, तो A4 का क्या होगा? सबसे पहले क्षय होगा। ठीक है, बाकी प्रकृति सत्ता में है, A4 का क्षय हो चुका है। उसके बाद फिर मिथ्यात्व वेदनी का क्षय होगा। सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी उसके सत्ता में थी। ठीक है, यहाँ पे सम्यक मिथ्यात्व वेदनी भी है और सम्यक वेदनी भी, ये दोनों है सत्ता में, और मिथ्यात्व वेदनी का और A4 का क्षय हो चुका है। ठीक है,
उसके बाद फिर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का भी क्षय कर देगा। उसके तब वो जीव सिर्फ सम्यक वेदनी की सत्ता वाला होगा। उसने 6 प्रकृतियों का क्षय कर दिया है, ओनली सम्यक वेदनी का उदय। ऐसी अवस्था भी उसके हो ही सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद जब इसने इसको भी क्षय कर दिया, इस प्रोसेस में क्या कहलाता है वो, अगर वो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का क्षय करने के भी पश्चात सिर्फ लास्ट अंतर्मुहूर्त उसका बचा है सम्यक वेदनी के क्षय से पूर्व, क्या कहलाता है वो? कृतकरण। कृतकरण अवस्था। हम समय तो एक कृतकरण अवस्था वाला भी होता है जिसमें सिर्फ सम्यक वेदनी सत्ता में बचती है, उसका उदय रहता है, बाकी 6 प्रकृतियों का क्षय कर चुका होता है। ठीक है, ये कृतकरण की अवस्था हो गई। ये आगे पढ़ेंगे हम, जिनको नहीं ध्यान में आया वो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो ये अवस्थाएं अलग अलग हमने देख ली कि क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव में सभी का उदय हो सकता है या सात्विक प्रकृति का उदय हो जाए? नहीं नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे हमने उदय की बात ही नहीं करी। इन 6 प्रकृतियों का या तो क्षय हो या क्षयोपशम हो या फिर उपशम हो। ठीक है, अगर द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है तो वो तो क्षयोपशमिक कहलाएगा ही नहीं। चलो ठीक है, ऐसे अवस्थाएं कुछ कुछ हो सकती है। ठीक है, अभी ये 4 दीदी टाइप के समय की। एक मिनट हाँ मैं बोलिए। बोलूं। जैसे स्वयं संकित वाला जीव है, उसके पास 3 कंडीशन है। द्वितीयोपशम की भी है, शायिक भी की है और विसंयोजना की है। तीनों कंडीशन है उसके पास। द्वितीयोपशम शायद फ्यूचर कंडीशन है, विसंयोजना प्रेजेंट कंडीशन भी हो सकती है। अच्छा हाँ, आप ठीक है। बोलिए। हो गया? ठीक है, ये हुआ 4 टाइप के संयुक्त के बारे में देखा। ठीक है, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम भी हो गया। अच्छा, एक पॉइंट रह गया ना इसमें, भाव सिद्धिक। जो भाव सिद्धिक और अभाव सिद्धिक कौन होते हैं? तो भाव सिद्धिक जीव जो सिद्ध गति को अवश्य प्राप्त करेंगे, अभाव सिद्धिक जीव जो कभी भी सिद्ध गति को प्राप्त नहीं करेंगे। शुक्ल पाक्षिक कौन है? जिन जीवों का संसार काल अर्धपुद्गल परावर्तन या उससे कम शेष है। ठीक है, मतलब जैसे ही वो जीव शुक्ल पाक्षिक अवस्था, जैसे ही उसका, मान लो ये हर जीव का मोक्ष जाना फिक्स्ड है, ये बात तो पक्की है। हर जीव का मोक्ष जाना फिक्स नहीं, मतलब हर भाव सिद्धिक जीव का मोक्ष जाने का टाइम फिक्स है कि वो इसी टाइम पे मोक्ष जाएगा। अब जो भी जीव इसी टाइम पे मोक्ष जाएंगे, जो भी मतलब कोई जीव अगर जिस भी टाइम पे मोक्ष जाएंगे, उनके मोक्ष जाने के अब रिवर्स में लेके आओ, रिवर्स में अर्धपुद्गल परावर्तन काल लेके आओ। अर्धपुद्गल परावर्तन काल जब हम काउंट करते हैं, उस पॉइंट पे जब एक मतलब उस काल के बाद जो पॉइंट आता है, उस पॉइंट से जीव क्या कहलाना चालू हो जाता है? शुक्ल पाक्षिक कहलाना चालू हो जाता है। मतलब इस पॉइंट पे शुक्ल पाक्षिक कहलाना चालू हुआ, उसके बाद हर समय वो शुक्ल पाक्षिक कहलाएगा। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल या उससे कम शेष है तो वो शुक्ल पाक्षिक है, और उससे अधिक है तो वो कृष्ण पाक्षिक की कैटेगरी में था। जब इस पॉइंट पे आया तभी वो शुक्ल पाक्षिक कहलाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। और कुछ तो नहीं इसमें रिमेनिंग। अब हम सीधे क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब क्या होता है? क्षयोपशम को अगर वर्ड को देखें तो कर्मों के अनुभाव या फिर रस को उपशम मतलब प्रभावहीन, या तो प्रभावहीन कर रहे, टोटली उपशम कर दिया उसका रस, या मतलब रस मतलब क्या हुआ कि वो सत्य में है, उदय में भी आ रहा है, पर उसका वो कर दिया गया है, मतलब उसके रस को खत्म, उसका अनुभव खत्म कर दिया या फिर मंद कर दिया, उसको बोलते हैं क्षयोपशम। आत्मिक गुण को प्रकट करना क्षयोपशम कहलाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति की योग्यता, इसमें टिप्पणी कुछ और छूटी हुई है क्या? ठीक है, अगर रहे तो आप बता दें। दीदी सम्यक वेदनीय की परिभाषा क्या है? सम्यक्त वेदनी कर्म, 1 से 4 वाले पे चलते हैं। क्या है? जिस कर्म के उदय से जीव को सुदेव सुगुरु सुधर्म जीव जीवादि 9 सद्भाव पदार्थों पर संपूर्ण श्रद्धा हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सम्यक वेदनीय किसको कहते हैं? हाँ, सम्यक वेदनी कर्म है जिससे सम्यक का वेदन किया जाता है।
मतलब सम्यक का वेदन किया जाए। ये तो सिंपल हो गई। सम्यक वेदनी मोहिनी कर्म की एक प्रकृति है जिसकी वजह से जीव को सम्यक का वेदन मतलब सम्यक की अवस्था का मतलब वेदन ही बोल सकते हैं ना, कि सम्यक का वेदन ही हो रहा है उसके कारण से। मतलब वो प्राप्त नहीं कर सकता सम्यक्त यूं? नहीं नहीं, वेदन करना मतलब अनुभव करना, सम्यक को अनुभव कर रहा है, वही अवस्था है ना। तो हाँ उसको उदय खत्म है। कर। हाँ अगर दीदी, उसमें अगर वेदन वेदन करता है, बस अतिचार लगता है ना उसमें, यही चीज थी शायद। हाँ, बात बस इतनी है कि उसके उसमें अतिचार लगने की संभावना रहती है। ठीक है, ठीक है। एक बार और क्लियर कर लेंगे, 1 से 4 वाली बुक में क्लियर लिखा हुआ होगा। ठीक है, वो पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। अभी प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति की प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करना है। सबसे पहली बात, एकदम प्रैक्टिकल सोचना, थ्योरी पे मत जाना। प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कोई अनादि काल से, कोई जीव अनादि काल से मिथ्यात्व में है, और वो मिथ्यात्व में है, मिथ्यात्व अवस्था में उसने देवगति के सुख को भी भोगा, उसने तिर्यंश गति के दुख को भी देखा, मनुष्य गति का भी, जो भी मनुष्य गति में भी सुख तो रहता ही है तिर्यंश और नरक की अपेक्षा, तो उसने सब कुछ देखा, मनुष्य गति का दुख भी देखा, सुख भी देखा, और नरक गति में भी गया, वहां के महाभयंकर दुख को भी देखा, और वहां के महाभयंकर दुख के बीच में उसको सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। ऐसा भी संभव है। उसके परिणामों में विशुद्धि हुई हुई कैसे भी हुई, जो भी रीजन रहा, किस भी वजह से, जो भी हम देखेंगे अभी, पर उस नैरेक के जीव जो अनादि काल से, मतलब नैरेक का जीव तो प्रेजेंट में है, जो अनादि काल से मिथ्यात्व में भ्रमण कर रहा था, और उसको नैरेक अवस्था में दुख भोगते भोगते, भयंकर कष्ट भोगते भोगते सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। ऐसा भी संभव है। मतलब चारों गति के, एक बार तिर्यंश, मनुष्य या देवता, तिर्यंश में भी मतलब सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त होना चाहिए ना। कोई भी एग्जाम्पल ले ले, कोई भी छोटे से छोटा जीव, एक पक्षी को ही ले लो, बहुत छोटा सा पक्षी है मान लो, पक्षी खेचर होते हैं वो, पंचेंद्रिय जीव रहते हैं, तो उनने मतलब कोई भी एक छोटा सा पक्षी है, अनादि काल से मिथ्या दृष्टि, सन्नी होना चाहिए वो, ठीक है, वो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि था। उस छोटे से पक्षी के भी भावों में इतनी विशुद्धि आ गई कि उसने सम्यक्त का स्पर्श कर लिया। अनादि मिथ्या दृष्टि थी। मतलब क्या, प्रथमोपशम की प्राप्ति किसको हो सकती है? प्रथमोपशम की प्राप्ति चारों गति के जीव को हो सकती है, चारों गति के जीव को। लेकिन कंडीशन क्या है चारों गति के जीव में भी? कंडीशन ये है कि वो जीव के सन्नी होना चाहिए, मतलब मन योग एक्टिव होना चाहिए, वो जीव सन्नी होना। उसके बाद क्या? पंचेंद्रिय होना। सन्नी कौन होगा? सिर्फ पंचेंद्रिय ही होगा। क्यों? क्योंकि बाकी एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, क्या होते हैं एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय? ओनली एंड ओनली असन्नी होते हैं ना। सन्नी। मन किसको मिलता है? मन पहले जब इंद्रियां पूरी, पांचों, 1 2 3 4 पांचों इंद्रियां पूरी हो जाती है, उसके बाद मन का नंबर आता है। जब पांचों इंद्रियां पूरी मिलेंगी फिर मन मिलता है, मन प्राप्ति फिर पूरी होती है। मतलब मन प्राप्ति पूरी होती है मतलब कि हाँ वही, कि मन मिलने की कंडीशन क्या है? पहले पंचेंद्रिय होना पड़ेगा, फिर मन मिलेगा। एकेंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, इनके ये टोटल, ये मतलब इन अवस्थाओं में जीव असन्नी होता है, बिना मन वाला होता है। तो पंचेंद्रिय जीव तो बना, पंचेंद्रिय में भी उसके बाद फिर वो जीव पर्याप्त होना, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में उसको प्रथमोपशम के प्राप्ति की जो प्रोसेस रहेगी, इतने हाई विशुद्धि है वगैरह वगैरह, ये मतलब एक तरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये कैसे हो सकता है। पर्याप्त अवस्था में इतनी विशुद्धि आ सकती है, त्रिपुंज बना पाएगा जीव, प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, चारों गति के सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव ये प्रथमोपशम की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या होना चाहिए? क्योंकि उनको सम्यक्त की प्राप्ति अभी करनी है, तो वो जीव क्या होना चाहिए? मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि तभी तो सम्यक दृष्टि बनेगा। अब सम्यक दृष्टि बन रहा है, तो सम्यक दृष्टि बनने वाला मिथ्या दृष्टि जीव सादी भी हो सकता है,
अनादि भी हो सकता है। सादी अनादि आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। सादी मतलब जिसकी बिगनिंग हुई है। तो जो जीव पहले कभी सम्यक्त अवस्था में था लेकिन बहुत लंबे टाइम तक, मतलब वहां से सम्यक्त अवस्था से वो मिथ्यात्व अवस्था में आ गया, बहुत लंबे टाइम तक। कितने लंबे टाइम तक? कल पल्योपम संख्या का अमता कोड़ा कोड़ी सब। पल्योपम का संख्यातम भाग असंख्यतम, अंतर कोड़ा कोड़ी तो बहुत लंबा काल हो गया। पल्योपम का असंख्यतम काल तक भी मिथ्यात्व अवस्था में कंटिन्यूअसली रह गया, तो वो जीव क्या कहला जाता है? वापस, मतलब वो जीव वापस उसकी सम्यक वेदनी की सत्ता को, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता को हटा देता है। वो वापस से ओनली एंड ओनली 26 प्रकृति वाला रह जाता है। तो या वो रह जाए या फिर वो जो भी 26 प्रकृतिक, 27 प्रकृतिक, 28 प्रकृतिक वाली जो भी बातें होती है, एक बार ये समझना कि वो जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में इतने लंबे काल तक रहने के बाद वापस से सम्यक का उसको स्पर्श करने के लिए वो त्रिपुंज करता है वगैरह वगैरह, प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति करता है। ठीक है, तो वो जीव सादी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और अनादि मिथ्या दृष्टि तो करेगा ही करेगा। मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि हो था और उसको अगर सम्यक्त्व का स्पर्श करना, अगर मोक्ष जाना है तो उसको सम्यक्त्व का स्पर्श करना ही पड़ेगा, की प्राप्ति होगी। ठीक है, अभी ये हुआ, मिथ्या दृष्टि हो गया। नेक्स्ट है, हाँ अब देखो, अब विशुद्धि की बात आती है। विशुद्धि क्या होना? अच्छा, अभी जो आप लोगों ने एक वर्ड बोला था ना, पल का असंख्यतम भाग, तो ये ध्यान में रखना, पल का असंख्यतम भाग ना बोलते हुए, मतलब हम लोग एक अपने जो जितना सुधार सकते हैं उतना, बाकी एक दूसरे को तो क्या ही देखना, खुद में जितना सुधार सकते हैं, पल का ना बोलते हुए उसको पल्योपम का असंख्यतम भाग बोलना। क्योंकि पल क्या होता है? पल कुछ नहीं होता। जो पल्योपम वर्ड है वो पल्य वर्ड है, वो पल नहीं होता। पल्य मतलब वो जो धान भरने की कोठी होती है, तो पल्य की उपमा से जो काल बताया जाता है उसको बोलते हैं पल्योपम। ठीक है, तो इसीलिए ये पल्योपम का असंख्यतम भाग काल होता है, पल का असंख्यतम भाग नहीं बोलना, कोशिश करना नहीं बोलना। ठीक है, ये हुआ। अभी इनमें विशुद्धि क्या क्या होनी चाहिए? इनमें विशुद्धि होनी चाहिए सादी अनादि मिथ्या दृष्टि जी। अब ये सम्यक्त प्राप्त करना है, तो सम्यक्त प्राप्त करने के लिए उसको बहुत हाई लेवल की विशुद्धि चाहिए। जब वो हाई लेवल की विशुद्धि करता है वो जीव, उसके आत्मिक परिणाम में विशुद्धि आती है। आते 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 क्या होता है, उसके जो उसकी जो भावों में आत्मिक परिणाम आवाज आ रही है? आ रही है ना दीदी? हाँ, तो जो भी उसके आत्मिक परिणाम होंगे वो इतनी हाई लेवल की विशुद्धि पे जाते हैं। जैसे जैसे जब भी हाई लेवल की विशुद्धि पे, हाई लेवल हो या जो भी, एक मिनिमम लेवल भी क्यों ना हो, जैसे जैसे आत्मा विशुद्धि की ओर बढ़ती है उसके कर्मों में निर्जरा होती है, मतलब उसका जो कर्मों का स्टॉक होता है वो कम होता जाता है। हमारे भी कितनी ही लेवल की विशुद्धि कम हो या ज्यादा हो, लेकिन हम मलिनता की ओर नहीं, अगर हम विशुद्धि की ओर हैं तो विशुद्धि में हमारे डेफिनेटली कर्मों की स्टॉक खाली हो रहा है। तो इस जीव का विशुद्धि बढ़ते 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 इतना स्टॉक खाली हो जाता है कि मैक्सिमम जो उसके 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जो स्टॉक था वो कम होते 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 कितना रह जाता है? वो रह जाता है अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम का स्टॉक रह जाता है। किसका? सिर्फ 70 वाले का नहीं, सिर्फ मोहनी का नहीं, बल्कि सातों ही कर्मों का। अब आयुष्य का अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम का स्टॉक रह पाएगा क्या? नहीं। नहीं। आयुष्य की मैक्सिमम स्थिति क्या है? उत्कृष्ट स्थिति क्या है आयुष्य कर्म की? 33 सागरोपम। पक्का? 3 पल्योपम है। और युगलिक सोचिए। युगलिक की है ना 3 पल्योपम। और पूर्व है। युगलिक की 3 पल्योपम है ना। उससे भी ज्यादा बताइए, 33 उससे भी ज्यादा बताइए, 33 सागरोपम दीदी। 66 उससे भी ज्यादा। मैंने क्या बोला है? मैंने पूछा आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, मैंने किसी की आयु नहीं पूछी, मैंने उत्कृष्ट स्थिति पूछा है।
करोड़ तीन पूर्व अधिक 33 देशोन करोड़ नहीं तो आयु देशोन करोड़। तीन नहीं, पल्योपम करोड़ अधिक पूर्व आयु और 33 क्या अभी आंसर मिल रहा था, किसी की आवाज आई? तीन पल्योपम अधिक 33 करोड़ पूज्यमान पूर्व आयु और उसके साथ 33 अग्रपम। हाँ किसके साथ में? एक बार फिर से रिपीट पूज्यमान करना। आयु पूर्व के साथ में 33 अग्रपम प्लस। पूज्यमान आयु के साथ मिलाकर। हाँ और हाँ जी खोलिए, और खोलिए 10th चैप्टर। प्रीति आंटी बोले थे, क्या पता पहले के बुक्स में से भी कुछ दे दें। रिकॉल करिए, थोड़ा उपयोग लगाइए। 33 आग्रोपम आने वाला जीव कौन होगा? 33 आग्रोपम में आने वाला पल्योपम वाला हो सकता है? करोड़पुर के आयुष नहीं, वाला। पल्योपम वाला तो हो नहीं सकता। एक करोड़पुर करोड़ के पूर्व आयुष की आयुष वाला। वाला है। अब करोड़ एक हाँ। करोड़ पूर्व की आयुष वाला आयुष्य बंद कब करता है? अंतर अंतर अपने मुहूर्त अधिक 33 अग्रपम। 2/3 पार्ट में करेगा। अंतर मुहूर्त तो इतना सा रह जाएगा, उसको तो एक और थर्ड करोड़ भाग में पहले पूर्व बंधा दो। करोड़ एक पूर्व वाला तिहाई तो करोड़ थर्ड भाग में करेगा ना दीदी। 1/3 एक तिहाई करोड़ पूर्व अधिक पूर्व 33 अग्रपम 1/3 करोड़ पूर्व उसकी आयुष शेष है, तब उसने आयुष बंद कर लिया और आयुष बंद करके 33 आग्रोपम की आयुष वाला बांधा। 1/3 करोड़ पूर्व अबाधा काल प्लस 33 आग्रोपम उसकी बद्यमान आयु, इस ऐसे मिला के उत्कृष्ट आयु होती है 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 आग्रोपम। याद आया? हाँ। हाँ साहब। ठीक है, तो ये है सिर्फ साग्रोपम। कभी भी ना रटने वाली बात मत रखना, उपयोग लगाना, तो अपने आप आंसर आ जाएगा और करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि आपका अच्छा सीखा हुआ है। 33 साग्रोपम वाला जीव है, आयुष्मंत कौन करेगा? पल्योपम वाला जीव तो अपनी आयुष्य से वो ज्यादा आयुष्य पा ही नहीं सकता, तो वो जो जीव अनुत्तर विमान में जा रहा है या 33 साग्रोपम की आयुष्य बांध रहा है, वो करोड़ पूर्व वाला मनुष्य ही होगा, मतलब युग्लिक नॉन युग्लिक होगा। अब वो नॉन युग्लिक जीव करोड़ पूर्व में सबसे पहले चांस पे ही वो आयुष्य बंद कर ले, तो हमको मैक्सिमम आबादा काल मिल जाएगा। ठीक है, 1/3 करोड़ पूर्व का मिल गया। अब 33 साग्रोपम की आयुष्य 33 साग्रोपम प्लस 1/3 करोड़ पूर्व, तो ये तो साग्रोपम में ही गया। साग्रोपम है, यहाँ पे क्या है? कोड़ा कोड़ी साग्रोपम। तो ऑलरेडी आयुष्य कर्म की स्थिति तो वैसे भी कम ही होती है, और उसमें भी आयुष्य कर्म की स्थिति को कम ज्यादा करने की बात यहाँ पे विशुद्धि वगैरह से नहीं रिलेट कर सकते। आयुष्य कर्म को डिफरेंटली देखा जाता है। ठीक है, तो जब विशुद्धि बढ़ती है तो अंतः कोड़ा कोड़ी साग्रोपम की स्थिति किसकी होती है? 7 कर्मों की। ऐसे 7 कर्मों को अंतः कोड़ा कोड़ी साग्रोपम की स्थिति करके जो जीव मतलब इतनी विशुद्धि पे पहुंचता है, वो ही जीव प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति के योग्य होता है। प्राप्ति के योग्य होता है मतलब प्राप्ति करने के लिए उसके प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए भी, प्राप्त करना तो दूर की बात, प्राप्त की प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो भी उसकी ये पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये पूज्यमान और वर्धमान आयु मिला के होगा ना दीदी? क्वेश्चन पूछे। और 33 अग्रोपम वाला एक बार वापस बताइए, तो आपने क्या बताया? ये भुज्यमान आयु और बद्धमान आयु दोनों मिला के होगा ना? हाँ, उत्कृष्ट स्थिति मतलब कैसे निकालते हैं किसी भी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति? उत्कृष्ट अबाधा काल कैलकुलेट करेंगे आयुष्य कर्म का, प्लस जितनी नेक्स्ट भव की आयुष्य उत्कृष्ट हो सकती है, तो नेक्स्ट भव की आयुष्य उत्कृष्ट 33 साग्रोपम हो सकती है, और उसको बांधने वाला जीव कौन हो सकता है? 1 करोड़ पूर्व, और 1 करोड़ पूर्व वाला जीव 1/3 भाग में ही आयुष्य बंध स्टार्ट कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता, 2/3 व्यतीत होने के पश्चात करता है। तो 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 साग्रोपम की उत्कृष्ट स्थिति माइनस हो सकती अंतर मुहूर्त भी बोलेंगे ना अनुष्ठी जी? माइनस अंतर्मुहूर्त उसी में इंक्लूडेड हो जाता है। इसमें इसीलिए अंतःकोड़ा सागरवम की स्थिति 7 कर्मों की है, तो सबका मिला के है 7 कर्म का स्थिति? नहीं, सबको मिला के भी अंतर कोड़ा कोड़ी ही होगी, और ऐसे भी हर प्रकृति का अपना अपना निषेक होता है। सबको मिला के करने वाली तो बात रहेगी नहीं, क्योंकि स्थिति की बात है ना यहाँ पे। एक समय पे आपके ये सातों ही कर्म उदय में है, एक दूसरे समय पे सातों ही कर्म उदय में, तीसरे समय पे सातों, सभी एक अंतर कोड़ा कोड़ी की सत्ता जितने ही, मतलब अंतर कोड़ा कोड़ी की काल तक ही उसकी प्रदेश अरेंज किए हुए हैं सातों ही कर्मों के। सब मिला के 7 कर्मों की स्थिति है। सब मिला के की तो बात ही नहीं होगी, मतलब क्या कहेंगे आप ऐसे ऐसे टाइप के जो निषेक हैं, ऐसे टाइप के निषेक है, उन सबको एक के ऊपर एक तो कर नहीं सकते। एक के ऊपर एक कर दोगे तो यहाँ पे सिर्फ ज्ञानावर्णी का उदय रहेगा, यहाँ पे सिर्फ दर्शनावर्णी का उदय रहेगा, यहाँ पे सिर्फ मौनी का उदय रहेगा।
ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता ना, एक ही साथ सभी का उदय चलाना पड़ेगा। तो सब मिला के वाली तो बात करने की है ही नहीं, मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठता। ये हो गया। अभी प्रोसेस करने के लिए अब उसके बाद फिर सब, और इसके साथ साथ में और क्या होना चाहिए ये भी देख लिया। चार गति के भी हैं, सन्नि जीव भी है, पंचेंद्रिय पर्याप्त है, और साधी अनादि कोई भी मिथ्या दृष्टि हो सकती है, सात कर्मों की स्थिति अंतः कोटि साग्रपम हो सकती है। अपने उपयोग से सोचिए और क्या हो सकता है, उसकी विशुद्धि का क्या लेवल होगा, मतलब उसके प्रति समय विशुद्धि का लेवल। हाँ, प्रति समय अनंत गुना, प्रति समय अनंत गुना। प्रति समय अनंत गुण होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना कि प्रथमोपशम की प्राप्ति जो कर रहा है वो जीव के प्रति समय अनंत गुण विशुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, प्रति समय अनंत गुण विशुद्धि होगी उस जीव के, और वो प्रोसेस में आगे बढ़ता जाएगा। अब प्राप्त करने के लिए प्रति समय अनंत गुण विशुद्ध परिणामों द्वारा 3 करण करता है। अब प्रति समय अनंत गुण विशुद्धि हुई, अब उसने 3 करण स्टार्ट किए। 3 करण में सबसे पहले वो करता है यथा प्रवृत्त करण। ठीक है, यथा प्रवृत्त करण करेगा। ये मतलब ऐसे प्रोसेस देख लो कि यहाँ पर सबसे पहले उसने यहाँ ये सब कंडीशन हुई, प्रति समय अनंत गुण विशुद्धि करते करते यथा प्रवृत्त करण की प्रोसेस स्टार्ट करी। यथा प्रवृत्त करण की प्रोसेस करेगा, उसके पश्चात वो अपूर्व करण की प्रोसेस करेगा, उसके पश्चात वो अनिवृत्तिकरण की प्रोसेस करेगा। ठीक है, अनिवृत्तिकरण की प्रोसेस में भी एक संकेतम भाग शेष रहने पर अंतरकरण की प्रोसेस करेगा। अंतरकरण की प्रोसेस, ये अंतरकरण की प्रोसेस करेगा एक संकेतम भाग शेष रहने पर। अंतरकरण की प्रोसेस में वो क्या करता है, आगे का एक मतलब ये जो अनिवृत्तिकरण खत्म होना है उसके बाद का एक अंतर्मुहूर्त काल तक के प्रदेशों को कुछ को इधर करके खाली कर देता है। जब जैसे वो खाली हो जाता है वैसे ही अंतःकरण की भी प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब रिमेनिंग में वो उसको मिथ्यात्व में रहते हुए भोगता है, फिर प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति उसके इस समय पर हो जाती है। जैसे ही प्रथमोपशम की प्राप्ति हुई उसके यहाँ पे अंतर्मुहूर्त काल तक तो कोई भी निषेक नहीं थे, अंतर्मुहूर्त काल के पश्चात निषेक नहीं थे मतलब प्रदेश नहीं थे, उसके पश्चात जो प्रदेश है वो प्रदेश किसके थे, वो प्रदेश भी मिथ्यात्व वेदनी के थे, क्योंकि अभी उसके में कंटिन्यूअसली मिथ्यात्व वेदनी की ही सत्ता चल रही है। तो यहाँ पर भी मिथ्यात्व वेदनी के प्रदेश थे, यहाँ भी मिथ्यात्व वेदनी के प्रदेश थे, और यहाँ के जो मिथ्यात्व वेदनी के प्रदेश थे उसको कुछ को इधर वाले करके प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में शिफ्ट कर दिया। अब जो मिथ्यात्व वेदनी के यहाँ पे प्रदेश थे उन सभी मिथ्यात्व वेदनी के प्रदेशों में से कुछ प्रदेशों को तो एज इट इज रहने देता है, कुछ में अर्ध विशुद्धि होती है, और कुछ पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार के प्रदेश उसके आत्मा में रहने से त्रिपुंज कहलाते, कि उसके आत्मा में त्रिपुंज बन गया, 3 प्रकार का डिविजन्स हो गए। कब होता है, इसी समय पे हो जाता है। और फिर वो अंतर्मुहूर्त तक वो उपशम अवस्था में रहने के बाद इन तीनों में से किसी का उदय हो सकता है। उस बीच में अगर एक समय छयावली का पहले ही उसके A4 का क्या हो जाए, बंध स्टार्ट हो जाए, तो वो जीव सेकेंड में भी जा सकता है। ये एक मोटे रूप से हमने प्रोसेस देख ली प्रथमोपशम की। ठीक है, इसमें थोड़े और डिटेल में देख लेते हैं। यथा प्रवृत्त करण में होता क्या है, यथा प्रवृत्त मतलब यथा मतलब पूर्व की तरह, यथा प्रवृत्त मतलब पूर्व की तरह किया हुआ, जैसे पहले था वैसे पूर्व की तरह प्रवृत्त। करण मतलब आत्मिक परिणाम। ठीक है, तो त्रिकालवर्ती समुच्चय जीवों की अपेक्षा यथा प्रवृत्त करण में पूर्ववर्ती समय में जो आत्मिक परिणाम होते हैं वे आत्मिक परिणाम उत्तरवर्ती समय में भी होते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई एक जीव के आत्मिक परिणामों की रेंज जितनी है उस रेंज में अगले समय में कुछ परिणाम उस रेंज के भी हो सकते हैं। उन जीवों मतलब किसी और जीव की बात करें, उन जीवों के हो सकते हैं, या फिर नहीं, हाँ यहाँ पे तो यथा प्रवृत्त में तो रहते ही है कि कुछ पूर्व की तरह रहते हैं। ठीक है, और अपूर्व करण मतलब पूर्व की तरह नहीं होते, नए नए ही होते हैं सब, आत्मिक परिणाम का जो लेवल होता है। दीदी एक बार समझ नहीं आया, वापस बता दीजिए ना। यथा प्रवृत्त करण में क्या बोला, पहली बात तो ये है कि त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा अगर हम बोल रहे हैं तो त्रिकालवर्ती जीवों में मतलब तीनों ही काल में जो जीव है सभी की अपेक्षा हम ये बात करते हैं, क्या बात करते हैं
कि पूर्ववर्ती समय में मतलब सबके आत्मिक परिणामों का लेवल होता है, ठीक है। अब सबके आत्मिक परिणामों का लेवल है, पास्ट में भी जितने भी, जैसे कि मान लो ये लेवल्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है। अब इन अलग अलग लेवल्स में जीव, पास्ट में भी बहुत सारे जीवों ने प्रथमोपशम समय की प्राप्ति करी, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे, ठीक है। अब जो जो भी जीवों ने, मान लो किसी एक जीव ने इस लेवल पे था, ठीक है, और हमारी रेंज है इतनी, तो इस रेंज में इस लेवल पे अगर कोई एक जीव था तो दूसरा जीव भी इस लेवल पे हो रह सकता है। सकता है, या फिर दूसरा जीव इस लेवल के मतलब इस कुछ, कोई एक जीव इधर है, कोई दूसरा जीव इधर है, कोई तीसरा जीव इधर है, कोई चौथा जीव इधर है, कोई पांचवा जीव इधर भी हो सकता है, छठा जीव इधर भी हो सकता है, इस लेवल इस रेंज में भी हो सकता है, उससे दूसरे परिणाम भी उसके हो सकते हैं, ठीक। लेकिन एक कोई जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा समझना। एक जीव तो एक टाइम पर एक ही लेवल के आत्मिक परिणाम रहेंगे, नहीं, जैसे आत्मिक दो तीन परिणामों का जीव है। लेवल दो तीन के तो ऊपर नीचे कोई भी लेवल हो सकता है। अच्छा, वही ठीक है। बता रहे हैं कि ये जो जीव है, एक जीव का हमने अगर इधर पकड़ा तो दूसरा जीव का भी इक्वल हो सकता है, ऊपर नीचे कैसा भी हो सकता है। अब जो दूसरा अपूर्वकरण की मतलब ईच समय, एक मिनट, सभी जीवों की विशुद्धि सेम, एक मिनट, क्या है, त्रिकालवर्ती समुच्चय जीवों की अपेक्षा यथा पूर्ववर्ती समय में जो आत्मिक परिणाम है वे आत्मिक परिणाम उत्तरवर्ती समय में भी होते हैं, मतलब नेक्स्ट समय में भी वो आत्मिक परिणाम होते हैं। ईच समय सभी जीवों की विशुद्धि सेम नहीं, असंख्य प्रकार की होती है। हाँ ठीक है, अध्यवसाय का रिपीटेशन भी होता है, न्यू भी होता है। अध्यवसाय की जो रेंज होती है, अध्यवसाय की रेंज में रिपीटेशंस भी होता है। ये बात ना आप लोग कषाय स्थान और अनुभावबंध स्थान जब मतलब और डिटेल में जब आपको पढ़ने में आएगा तो आपको पता चलेगा कि किसी भी एक स्थिति का, जैसे अगर कोई जीव बंध कर रहा है, एक ही लेवल के कषाय मतलब एक लेवल के कषाय पे है, उसमें भी बहुत सारे कषायोदय स्थान, एक ही लेवल की स्थिति बांध रहा है, और उसमें भी असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण, असंख्य टाइप के आकाश सॉरी कषायोदय स्थान रहते हैं। उसमें भी हर कषायोदय स्थान में असंख्य प्रकार के अनुभाव बंध स्थान रहते हैं। मतलब अनुभाव बंध स्थान क्या है कि हमारे आत्मिक परिणामों का लेवल्स बता रहे हैं, मतलब कि कितना डीप में कोई एक जीव यहाँ पर है, कोई एक जीव उतना ही ऐसे रहता है। मतलब ये आपको और डिटेल में आगे समझ में आने वाला है। बाकी ओके अभी दीदी। इतना समझना कि जो भी एक समय में अगर किसी जीव के परिणाम इतने लेवल पे हैं तो उसके अगले समय में वो जीव तो नेक्स्ट मतलब अनंत गुण विशुद्धि पे चला जाएगा, और किसी और जीव के भी उत्तरवर्ती समय में भी वो आत्मिक परिणाम, एक मिनट, सेम जीव की अपेक्षा भी तो हो ही सकते हैं ना आत्मिक परिणाम। हाँ, पूर्ववर्ती समय में जो आत्मिक परिणाम होते हैं वे आत्मिक परिणाम उत्तरवर्ती समय में भी होते हैं। इससे यही समझ आ रहा है कि एक जीव में भी आत्मिक परिणामों की रेंज उसमें लाई कर ही सकते हैं। और अपूर्वकरण में क्या होगा कि पूर्व की तरह नहीं होंगे, जो भी आत्मिक परिणाम है वो अध्यवसाय का रिपीटेशन नहीं होगा, जो भी अध्यवसाय का लेवल होगा वो नया ही होगा नेक्स्ट समय में, ठीक है। अनिवृत्तीकरण भिन्नता, यहाँ पर अनिवृत्तीकरण में क्या है, अनिवृत्तीकरण में सभी जीवों में सेम समय वाले, अगर कोई जीव है सेम समय वाले जीव में अध्यवसाय की भिन्नता नहीं होगी। मतलब अध्यवसाय जिसका एक समय की अगर कोई भी बात करे कि मान लो फिफ्थ समय पे कोई जीव है, तो फिफ्थ समय पे पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, तीनों ही काल में जितने भी जीव हैं सभी जीव इक्वल लेवल के अध्यवसाय पे होंगे, उनके आत्मिक परिणाम सेम होते हैं। और ये ध्यान रखना, यथाप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण में अगर किसी एक समय की बात करें तो किसी एक समय पे सभी जीवों के अध्यवसाय सेम ही लेवल के होंगे, ऐसा नहीं होता यथाप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, लेकिन अनिवृत्तीकरण में सभी के इक्वल ही होंगे, मतलब इक्वल मतलब सेम लेवल की विशुद्धि पे होंगे।
ठीक है, ये अभी 9th गुण स्थान की बात नहीं हो रही है, ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रथमोपशम की प्राप्ति के लिए। जीव फर्स्ट गुण स्थान पे ही है, मिथ्या दृष्टि ही है, लेकिन फिर भी वो ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है 9th गुण स्थान वर्ती जीव के जैसे, मतलब वैसा तो नहीं पहुंचता है, लेकिन अनिवृत्तिकरण की प्रोसेस वैसी रहती है। दीदी त्रिपुंज किस लेवल पे करता है? प्रथमोपशम समय पे प्राप्त होता है, उसी समय पे उसके जो भी अध्यवसाय रहे उसी लेवल पे। नहीं, एंड में करता है, प्रथमोपशम मतलब खत्म होने के पहले करता है, कब करता है? मतलब त्रिपुंज कब करता है? त्रिपुंज प्रथमोपशम समय पे प्राप्त होता है, उसी समय पे त्रिपुंज कर लेता है। अच्छा, ठीक है, ये देखा ना हमने, यथा प्रवृत्तकरण करता हुआ आया, जैसे जीव यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ ये पूरा हम लोग मान के चलते हैं कि ये पूरा आगे बढ़ता जा रहा है, ये एक एक समय आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से जीव आया, यहाँ पे भी वो समय ही है सब, यहाँ से आया आया आया, और फिर यहाँ पे उसकी जो भी प्रोसेस हुई, अंतःकोडाकोडी सागरोपम की स्थिति करी, यहाँ पे से उसने यथा प्रवृत्तकरण स्टार्ट किया। यथा प्रवृत्तकरण की में अंतर्मुठ काल तक रहा, इसको अंतर्मुठ मान लेते हैं। ये 1 2 3 समय तक वो अंतर्मुठ काल तक यथा प्रवृत्तकरण में रहा। उसके बाद फिर वो अपूर्वकरण में प्रवेश करता है। अपूर्वकरण मतलब पास्ट, वैसे एक ही जीव की अपेक्षा समझना चाहिए कि पास्ट में उसके जो आत्मिक परिणाम हैं, मतलब थे, वो आत्मिक परिणाम इस समय पे नहीं है, वैसे ही होना चाहिए। हाँ, वो अनुभाव बंध स्थान वाली लेवल आएगा, अगर यहाँ पे है तो अगला फिर यहाँ पर होगा, अगला फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब ये रिपीटेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये समझ आया? जैसे ये एक लेवल की स्थिति दूसरी लेवल की, ये तीसरे लेवल की है, तो वो अगर इस पूरी रेंज में एक लेवल पे है, तो इस पूरी रेंज में है, इस पूरी रेंज के कोई भी आत्मिक परिणाम पे है, तो अगले समय पे इनमें कुछ नहीं होगा, उसके अगले समय के परिणाम अलग होंगे, टोटल आत्मिक परिणाम अलग होंगे, उसके अगले समय और ज्यादा टोटल अलग होंगे। लेकिन जब यथा प्रवृत्त, ये किसकी बात हो गई? ये हो गई अपूर्वकरण की बात। ठीक है, और यथा प्रवृत्तकरण में कैसा होता है? अगर ये है फर्स्ट समय पे, ये है, तो सेकंड समय पर ये होंगे, थर्ड समय पर ये होंगे, ठीक है, फोर्थ समय पर ये होंगे। तो मतलब क्या, कुछ पास्ट के भी अध्यवसाय हैं, कुछ नए भी हैं। इसमें कुछ पास्ट के भी अध्यवसाय हैं, कुछ नए भी हैं। इसमें कुछ पास्ट के मतलब यहाँ तक वाले भी अध्यवसाय हैं, और कुछ नए भी हैं। ये पूरे पास्ट वाले हो गए, और बाकी ये कुछ नए हैं। समझ आया? ये यथा प्रवृत्तकरण है। अब समझ आ गया है का शायद इसका रिपीटेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, मैम यथा एक प्रवृत्तकरण बार थोड़ा सा फटाफट वाले में एक बार समझा दीजिए, क्या? एक बार और समझाइए, मैं कंफ्यूजन हो गया। देखो, यथा प्रवृत्तकरण में क्या होगा, यथा प्रवृत्तकरण में ये ना अनुकृष्टि वाला टॉपिक्स है, ये आप लोग आधार ग्रंथ में देखोगे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर कुछ जैसे जो भी आत्मिक परिणाम है, ठीक है, आत्मिक परिणाम, कुछ आत्मिक परिणाम पास्ट वाले भी थे। अब जैसे ये 1 2 3 4 लिया, 1 2 3 4 में से 3 ले लेते हैं, और बाकी 4 5 6 कुछ 3 एडिशनल आए। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो 1 और 2 3 4 ये वाले हो गए, और 1 2 3 कुछ नए भी आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका रिपीटेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये इतने सबका रिपीटेशन हुआ। ठीक है, तो ये हो गया यथा प्रवृत्तकरण, मतलब हर समय पर, हर उत्तरोत्तर जो पूर्ववर्ती समय में जो आत्मिक परिणाम थे, उसमें से कुछ आत्मिक परिणाम नेक्स्ट समय में भी रहते हैं, नेक्स्ट समय में वो भी रहते हैं, रिपीट भी होते हैं, और कुछ नए भी आते हैं। उसके नेक्स्ट समय में वापस ये इतने रिपीट हो गए और इतने नए आ गए। ये हो गया यथा प्रवृत्तकरण। अपूर्वकरण में क्या रहता है? अपूर्वकरण में जो पास्ट समय में जितने भी आत्मिक परिणाम थे, वो आत्मिक परिणाम अगले समय पे एक भी नहीं होते, पूरे की पूरे आत्मिक परिणाम अलग रहते हैं। उसके नेक्स्ट समय में वापस आत्मिक परिणाम अलग रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? जी मैम, जी हो गया, जी हो थैंक यू मैम। अब ये हुआ यथा प्रवृत्तकरण अंतर्मुठ तक। अब यथा प्रवृत्तकरण हुआ, उसके बाद फिर वो जीव ने अनिवृत्तिकरण में प्रवेश किया। अनिवृत्तिकरण में वो वापस अंतर्मुठ काल तक रहा। उसमें क्या होता है, यथा प्रवृत्तकरण में तो ओनली एंड ओनली स्थिति बंध होता है। ये अंतर्मुठ काल में स्थिति बंध तो पास्ट में भी चल रहा था,
और अभी भी इसमें भी है यथाप्रवृत्तकरण में। लेकिन यहाँ का जो स्थिति बंध था वो रैंडमली कोई भी स्थिति का बंध किया जा रहा था, पर जब वो यथाप्रवृत्तकरण में प्रवेश करता है वहां पर जो स्थिति का बंध होता है, स्थिति बंध जो होता है वो एक व्यवस्थित पैटर्न में होता है। कैसे होता है कि सबसे पहले वो एक एक समय में स्विच नहीं करेगा, वो अंतर मुहूर्त काल तक, जैसे मान लो ये 2 समय का अंतर मुहूर्त, 3 समय का मान लो, इसको बहुत सारा और मान लेना, ठीक है। तो ये मान लेते 3 समय, 1 समय, 2 समय, 3 समय, 3 समय तक उसने कंटिन्यूअसली एक ही स्थिति का बंध किया, वो अंतर मुहूर्त काल तक, ये उसका फर्स्ट स्थिति बंध हुआ। अब नेक्स्ट अंतर मुहूर्त काल तक उसने क्या किया, 1 समय, 2 समय, 3 समय इक्वल स्थिति का बंध किया। उसके नेक्स्ट अंतर मुहूर्त में 1 समय, 2 समय, 3 समय इक्वल स्थिति का बंध किया। तो इस प्रकार, और कितना कितना स्थिति का बंध होगा, तो पास्ट वाले से, पिछला वाला जो स्थिति बंध था उससे पल का असंख्यतम, पल का संख्यतम भाग है ना शायद, ये पल का संख्यतम भाग पल का संख्यतम भाग काल कम स्थिति का बंध उसने किया। फिर अगले समय में वापस ये जितना था उससे पल्योपम का संख्यतम भाग में, छामी दुक्रम पल नहीं, पल्योपम का संख्यतम भाग स्थिति का कम बंध किया, अंतर्मुहूर्त तक वैसा बंद करेगा। फिर वापस से पल्योपम का संख्यतम भाग कम स्थिति का बंद 1, 2, 3 समय तक, मतलब अंतर्मुहूर्त तक किया, वो भी कम था। इस प्रकार एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में स्थिति बंद करता है यथाप्रवृत्तकरण में। अब जब जीव अपूर्वकरण में प्रवेश कर जाता है, आत्मिक परिणामों का रिपीटेशन नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें इस टाइप का स्थिति बंध तो चलता ही रहता है, जैसे इसमें चल रहा था वैसे इसमें चलेगा, लेकिन और भी अपूर्व, 3 अपूर्व कार्य और होते हैं, 3 और होते हैं, मतलब टोटल 4 अपूर्व कार्य होते हैं। एक तो स्थिति बंध होता है, एक स्थिति घात होता है। स्थिति घात मतलब जो ऑलरेडी निषेक में स्थिति बनी हुई थी उन स्थितियों को कंडक वाइज, 1 कंडक, 2 कंडक, 3 कंडक, 4 कंडक, पूरा की पूरा स्थिति का क्या कर दिया, घात कर दिया, मतलब कम कर दी स्थिति। अभी जो इतना बड़ा निषेक था अब वो इतना सा निषेक बचा, तो इसको बोलते हैं स्थिति घात। अब एक कंडक को उठाया, दूसरे को उठाया, तीसरे को उठाया, चौथे को उठाया, इसको उठा के कहाँ रखा, तो एक कंडक को उठाया और इस पूरे कंडक में जितने भी प्रदेश थे उन सबको नीचे अंतर मुहूर्त काल तक, अंतर मुहूर्त मतलब 1 समय, 2 समय, 3 समय, ऐसे करते करते अंतर मुहूर्त काल तक उन प्रदेशों को अरेंज कर देते हैं। तो उन प्रदेशों को तो अरेंज कर दिया, पर किस पैटर्न में किया, फर्स्ट समय में जितने भी प्रदेशों को फर्स्ट समय की स्थिति दी उससे असंख्य गुण अधिक प्रदेशों को सेकंड समय की स्थिति दी, उससे असंख्य गुण अधिक प्रदेशों को थर्ड समय की स्थिति दी, उससे असंख्य गुण अधिक प्रदेशों को अगले समय की स्थिति देते देते अंतर मुहूर्त काल तक प्रदेशों की स्थिति एक ही समय में अलॉट कर देता है, और फिर पूरे स्थिति बंध में जितनी भी फलियां उठाता है सबको इसमें मर्ज करता जाता है। ठीक है, मतलब एक एक समय तो कम हो गई ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद फिर ये पूरा एक स्थिति बंध कंप्लीट हो जाता है, निषेक कम छोटा सा बचता है। फिर गुण श्रेणी और वापस से सेकंड स्थिति बंध होता है, तो वापस से उसको इस प्रकार से अरेंज करता है, इसको बोलते हैं गुण श्रेणी। गुण श्रेणी मतलब क्या हुआ, स्थिति घात क्या था, स्थिति को कम करना। कौन से स्थिति को, कर्ण प्रदेशों की स्थिति को, कर्ण प्रकृति की, प्रदेश तो क्या प्रकृति वर्ड आना चाहिए ना, कर्ण प्रकृति की स्थिति को कम करना। तो प्रकृति, पूरी की पूरी प्रकृति की स्थिति को ही कम कर दिया। तो कौन सी प्रकृति होगी, तो चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, किसी भी प्रकृति की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकृतियों की स्थिति को कम कर देता है, उसको स्थिति घात बोलते हैं। और स्थिति घात के द्वारा जो प्रदेश नीचे आए हैं उनको असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करना अंतर्मुहूर्त काल तक के लिए, वो क्या कहलाती है, गुण श्रेणी। ठीक है, अब ये गुण श्रेणी, ठीक है, गुण श्रेणी उदयमान की भी होती है, अनुदयमान की भी होती है। जो उदयमान की होती है, उदयमान की जो गुण श्रेणी होगी वो उदयमान की गुण श्रेणी उदय समय से बनना स्टार्ट होती है। मतलब जो अंतर्मुहूर्त काल है वो अंतर्मुहूर्त काल की बिगनिंग कहाँ पे होगी, प्रदेशों को सबसे लीस्ट स्थिति क्या अलॉट करते हैं, वो करते हैं उदय समय, मतलब फर्स्ट समय की। और अगर अनुदयमान प्रकृति है तो अनुदयमान प्रकृति का तो उदय ही नहीं है फर्स्ट समय पे, तो फिर उसमें कहाँ से होगी,
एक गुणश्रेणी आवलिका के बाद रचना एक आवलिका के एक बाद आवलिका के ऊपर से, मतलब जैसे ये अगर टोटल निषेक है तो इस निषेक में से जो उदयमान होती है उसकी गुण श्रेणी तो बिल्कुल उदय समय से ही डाल दी जाती है, लेकिन जो अनुदयमान प्रकृति होती है उस अनुदयमान प्रकृति में एक आवलिका तक तो क्या नहीं है, एक आवलिका तक तो उसका मतलब उदयमान तो वो प्रकृति है ही नहीं, तो वो स्थिभुक संक्रमण से जा रहा है, उदयमान प्रकृति में उसका संक्रमण होता जा रहा है, तो इसकी गुण श्रेणी बनती है एक आवलिका के ऊपर से अंतर्मुहूर्त काल तक। ठीक है, ये हुआ, ये उदयमान अनुदयमान की गुण श्रेणी हो गई। अब चौथी बात क्या होती है, चौथी होती है अनुभावघात। अनुभावघात मतलब सिर्फ अशुभ प्रकृतियों का ही जो रस, अनुभाव मतलब क्या होता है, रस, तो किसी भी रस मतलब किसी का फल देने की जो शक्ति होती है, किस प्रकार का वो फल दे रहा है, वो प्रकृति कर्ण प्रकृति आत्मा पे कैसा फल दे रही है, तो वो जो फल दे रही है अगर वो शुभ प्रकृति का फल है, शुभ प्रकृति का अनुभाव है तो वो अच्छा होगा, लेकिन अशुभ प्रकृति का अनुभाव बुरा होता है। और जब हमारे परिणाम विशुद्धि में है तो हमको ऑफ कोर्स अच्छे अच्छे कार्य करना है। अच्छा कार्य क्या हुआ, अशुभ प्रकृति के अनुभाव को कम करना, इसीलिए अनुभाव घात सिर्फ और सिर्फ अशुभ प्रकृतियों का होता है। ठीक है, अच्छा, सारे के सारे अशुभ प्रकृतियों का अनुभाव घात होगा? आयु कर्म टोटल को अशुभ छोड़ प्रकृति सकता। कितनी है वो भी पूछ लेती हूँ मैं, हाँ टोटल अशुभ प्रकृति कितनी है? अशुभ 84 प्रकृति मतलब समझ आ गया? पाप प्रकृति पाप प्रकृति 82 पाप प्रकृति कितनी होती है? पाप प्रकृति 82 80, 4 वापस रिकॉल करिए, 82 82 होती है। 84 पाप है 42 82 पुण्य है 82 और 42 84 82 और 42 84 42 42 82 84 सॉरी 42 और 82 84 82 का ही ख्याल है मुझे तो। 42 है वो तो पाप पुण्य प्रकृति। हाँ 40 पाप प्रकृति तो 84 है। पाप प्रकृति 84 होंगी, 84 हाँ होंगी, 84 पक्का 84 पाप होंगी। प्रकृति 84 है? 82 याद आ रही मेरे, 82 था। टोटल ये भी कितनी होती 82 है? का ही ध्यान है, 82 ही है। टोटल कितनी 122 होती है? 148 148 होती है। तो दो इसमें नहीं 148 में आएगी से ना। हम पुण्य पाप का डिवीजन किस अपेक्षा से किया जाता है, पहले वो रिकॉल करवा दीजिए एक बार। पुण्य पाप का डिवीजन किस अपेक्षा से, मतलब क्या किसके आधार पर करते हैं हम, ये 122 ध्यान में होना 146 के चाहिए। आधार पर नहीं नहीं 122 नहीं, प्रकृतियां क्या पाप मैं है? प्रकृतियों की काउंटिंग नहीं 146 के आधार पूछ पर करेंगे। एक बार 122 मैं प्लीज प्लीज सुनिए, मैं प्रकृतियों की काउंटिंग नहीं पूछ रही हूँ कि कितनों में से पुण्य पाप छाटना है। पुण्य और पाप जितनों में से भी छाटना होगा, क्यों छाटते हैं, किसको बोलते हैं कि ये पुण्य है, किसको बोलते हैं ये पाप है? घाती कर्मों की प्रकृतियां होगी नहीं वो नहीं 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 नहीं, वो तो एक बात साइड में हो गई ध्यान रखने के लिए। शुभ अघाती में अत्यवस्थाइयों कैसे में होता है? शुभ अध्यवसायों में करते हैं। जब बोलिए शुभ बोलिए, आंसर आ अध्यवसायों रहा है। में उत्कृष्ट स्थिति और अनुभव का अनुभव बंद करते हैं तो उसे पुण्य उसे जब उसे क्या शुभ कहेंगे? जब पुण्य विशुद्ध प्रकृति आत्मिक परिणामों में उत्कृष्ट स्थिति और अनुभव बंद करेंगे तो उसे उसे कौन सी प्रकृति कहेंगे, शुभ या पुण्य अशुभ? प्रकृति कहेंगे। पुण्य शुभ एक बार उनको बोलने दीजिए प्लीज, एक बार उन्होंने साहस करा ना बोलने का। हाँ बोलिए। हाँ तो उसे पुण्य प्रकृति कहेंगे। शुभ आत्मिक परिणामों मतलब में जब भी उत्कृष्ट स्थिति का बंद कर रहा है, उत्कृष्ट अनुभव भी साथ में ले सकते हैं, उत्कृष्ट स्थिति का बंद कर रहा है, उस समय पे उस जीव के परिणाम कैसे हैं, उस थ्योरिटिकल मत समझना, प्रैक्टिकल समझना। उत्कृष्ट स्थिति का बंद हो रहा है, कोई नरक गति का जीव है, नरक आयु का बंद कर रहा है, उत्कृष्ट नरक आयु कितनी होती है? 33 सागरोपम की नरक आयु उत्कृष्ट होती है। ऐसी नरक आयु उत्कृष्ट 33 सागरोपम की जीव कब बांधेगा? 7वीं नरक में कब होगा, मतलब 7वीं नरक की आयुष बांधने के परिणाम कैसे होंगे? बहुत संक्लिष्ट परिणाम है। तो जब बहुत संक्लिष्ट परिणामों में जब जीव क्या करता है,
हाईएस्ट स्थिति का बंध करता है तो उन प्रकृति को हम पाप प्रकृति कंसिडर करते हैं। ऐसे ही तिर्यंच आयु भी जो होती है, तिर्यंच आयु होती है हाईएस्ट 3 पल्योपम की। 3 पल्योपम की आयु किसकी होती है? युगलिक की होती है। और युगलिक की आयु अगर बांध रहे हैं तो वो अच्छे परिणाम में बांधता है, इसीलिए तिर्यंच आयु को हमने पुण्य प्रकृति ली है। लेकिन तिर्यंच गति की हाईएस्ट होती है 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। 20 होती है ना, हाँ 15, 20, 10, हाँ 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की हाईएस्ट स्थिति बांध रहा है, उस समय पे उसके संक्लिष्ट परिणाम होते हैं। इसीलिए तिर्यंच गति की हाईएस्ट स्थिति संक्लिष्ट परिणामों में बांधने के कारण तिर्यंच गति को पाप प्रकृति में लिया, पर तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पुण्य और पाप का डिविजन क्यों कैसे हुआ था। तो अब जो भी पुण्य पाप के, एक बार वापस बताइए इसको थोड़ा सा। जो भी पुण्य प्रकृति होगी, जब भी उसका हाईएस्ट बंध किया जाता है, हाईएस्ट स्थिति का बंध किया जाता है, उस समय जीव के विशुद्ध परिणाम होते हैं। अच्छे परिणामों में अगर हाईएस्ट स्थिति बंध रही है तो वो पुण्य प्रकृति है। अगर संक्लिष्ट बहुत बेकार परिणामों में हाईएस्ट स्थिति बंध रही है तो समझ जाना कि वो पाप प्रकृति है। पाप प्रकृति का बंध होता है ऐसे उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणामों में। अब बात ये है, टोटल यहाँ पे स्थिति बंध की अपेक्षा बात कर रहे तो हमको 120 प्रकृतियों में से देखना चाहिए, लेकिन उनका फल देने वाली प्रकृति कहलाती है, तो हम शायद 122 में से बात करते हैं ना, क्योंकि उनका फल दे रहे हैं मतलब उदय आ रहा है। तो उदय आने की अपेक्षा से हम मोहिनी कर्म की, एक मिनट, मोहिनी कर्म की, हाँ ठीक है, मोहिनी कर्म की 26 लेते हैं, 28 लेते हैं। आवाज एकदम नहीं आ रही। बंद में तो 26 उदय लेते हैं, 28 उदय में लेते हैं, हाँ, उदय में एक बार 28 है। पाप प्रकृति की काउंटिंग में देखिए ना, क्योंकि मेरे नोट्स में तो 28 लेते हैं ना, उदय में 28 होती है। उदय में नहीं पूछ रही हूँ मैं, आप लोग के किसी के पास बुक हो तो आप एक बार 5 से 11 में देखिए पाप प्रकृति में 120 मतलब मोहिनी कर्म की 28 ली है या फिर 26 ली है। 28 लिया है दीदी, 28 लिया हुआ है। हाँ ठीक है, 28 लिया हुआ है ना, पहले 26 लेते थे, मेरे पास 26 लिखा हुआ है। तो पहले अभी हमें 122 की अपेक्षा बात करनी है, ठीक है। तो 122 में से 42 प्रकृति तो डेफिनेटली हमको पता है क्या है, पुण्य प्रकृति है। अब कंफ्यूजन हो रहा था 82 होगी कि 84 होगी, तो इसमें से पहले तो माइनस कर लेते हैं इसको, कितनी बची? अगर इसमें से माइनस करते हैं, हाँ वो जो रिपीटेशन होता है वर्ण वगैरह का, तो टोटल 84 प्रकृति क्या है, पाप प्रकृति है, और 42 प्रकृति पुण्य प्रकृति। तो ऐसा ध्यान रख लेना कि इसका डबल होगा, ये इंटू 2 कर लेंगे तो 84 हो जाएगा। पुण्य प्रकृति जितनी है उसकी डबल पाप प्रकृति है, तो 84 पाप प्रकृति। बात कहाँ चली थी? 84 पाप, क्या पूरी की पूरी 84 पाप प्रकृति का अनुभावघात होता है? दीदी एक बार मेरा आंसर दीजिए ना, टाइम हो रहा है फिर। क्या? अनुभाव घात, हम बोल रहे हैं कि शुभ प्रकृतियों में तो अनुभाव घात होगा ही नहीं, अनुभाव घात होगा ही नहीं, मतलब हमने 42 प्रकृति को तो हटा ही दिया। अब जो 84 प्रकृति है, क्या सारी 84 प्रकृतियों का अनुभाव घात हो सकता है? आयु को छोड़कर होगा, खाली 4 आयुष्य को छोड़कर, 4 आयुष्य को छोड़कर, पक्का 4 आयु को छोड़कर? नहीं दीदी, एक आयु, एक आयु, एक आयु को छोड़कर, क्योंकि पाप प्रकृति में सिर्फ एक ही आयु आई है। तो 84 में से 83 प्रकृतियों का मतलब हो सकता है अनुभावघात वगैरह वगैरह जो भी है। मतलब बस इतना समझने की बात रखना कि आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों के क्या रहेगा, अशुभ प्रकृति का अनुभावघात संभव है। ठीक है, लगभग कंप्लीट हो गया है सब, इसमें कोई कुछ तो नहीं रहा। मैम मुझे थोड़ा सा गुण श्रेणी एक बार बताइए ना, वो कंफ्यूज जब शॉर्ट में फटाफट से जल्दी जो। और किसी के कोई डाउट बचा है? अभी करंट तक कंप्लीट हो गया है, अब इसको हम वापस नहीं लेंगे एग्जाम तक, भाव यही है। अनुश्री जी, इसमें ना रोज डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन डालिया करिए ना, जितना पढ़ा उससे थोड़ा सा रिपीटेशन हो जाए। ठीक है ठीक है, आज हमारा अपूर्व करंट तक कंप्लीट हुआ है, तो अपूर्व करंट तक में से कोशिश करती हूँ मैं अपूर्व करंट तक में से 2-4 क्वेश्चन भी होंगे ना तो रिपीटेशन हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। और किसी की कोई डाउट है क्या? गुण श्रेणी ले लें, इसके अलावा कोई डाउट है? त्रियंच गति अशुभ प्रकृति है ना दीदी? त्रियंच गति अशुभ प्रकृति है, ठीक है। अभी गुण श्रेणी में क्या बताया है कि जो हमने स्थिति घात किया ना,
ये स्थिति घात, वैसे तो ना गुण श्रेणी अलग अलग टाइप की होती है, बहुत सारे टाइप की होती है, वो आगे आप पढ़ोगे। लेकिन इसमें जो गुण श्रेणी की बात हम करते हैं, प्रथमोपशम की प्राप्ति के लिए जो अपूर्वकरण करते हैं, अनिवृत्तिकरण करते हैं, उसमें हम गुण श्रेणी बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो गुण श्रेणी, हाँ ये ध्यान में रखना, जो अपूर्वकरण के 4 अपूर्व कार्य बोले हैं, एज इट इज 4 अपूर्व कार्य अनिवृत्तिकरण में भी चलेंगे। अगर आपसे बोल रहा है कोई कि अपूर्वकरण में गुण श्रेणी करी है, नुभावघात स्थिति घात किया है, तो क्या अनिवृत्तिकरण में नहीं करेंगे? चलते हैं, वैसे की वैसे चलते हैं। ठीक है, ठीक सिर्फ है बेटा। यथाप्रवृत्त में नहीं होता, बाकी अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण दोनों में गुण श्रेणी रचना होती है। अब गुण श्रेणी रचना क्या है? जब हमने बोला कि हम स्थिति घात कर रहे हैं, ये पूरा निषेध था, इस प्रकृति में से स्थिति घात कर रहे हैं, मतलब उसकी जैसी ये टोटल स्थिति थी, तो इसकी पूरी स्थिति को ही कम कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हमने स्थिति कम कर दी, जो ये ऊपर जो स्थिति थी, इस स्थिति को अगर हमने कम करा, तो ये प्रदेश कहाँ जाएंगे? प्रदेशों की स्थिति हमको कम करनी पड़ेगी। प्रदेशों की स्थिति कम कर रहे हैं, मतलब इन प्रदेशों को नीचे की स्थिति, एक समय से लेकर अंतर्मोट तक की स्थिति, एक समय अभी कलेक्टिवली समुच्चय रूप से समझना, पहले समय से लेकर अंतर्मोट काल तक में क्या करना है, ये ऊपर के इतने सारे जो कितने थे, ये अंतर कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितनी स्थिति थी, ठीक है, और वो उसमें से हम सबसे पहले अगर उठाएंगे तो कितना उठा सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, वो भी रिकॉल कर लीजिए एक बार। मिनिमम कितना उठा सकते हैं यहाँ से स्थिति को, और मैक्सिमम कितना उठा सकते हैं? पल्योपम का संकेतम भाग और और उत्कृष्ट पृथकत्व सागरोपम प्रमाण। ठीक है, मिनिमम पल्योपम का कौन सा संकेतम भाग? भाग, संकेतम भाग, मिनिमम पल्योपम का संकेतम भाग, और मैक्सिमम पृथकत्व सागरोपम प्रमाण। पृथक्त्व सागरोपम, इतने कंडक को हम ऊपर से उठा सकते हैं। या तो हम पल्योपम का संकेतम भाग उठाएं, या फिर पृथक सागरोपम की कंडक उठाएं। अब जब इतना कंडक हमने उठाया, कंडक मतलब क्या, स्थिति का एक हिस्सा, ये पूरी स्थिति है, इस पूरी स्थिति का एक हिस्सा हमने उठाया। ठीक है, अब इस पूरी स्थिति का एक हिस्सा हम उठा रहे हैं, इस स्थिति के मतलब इसमें जो जो भी प्रदेश थे, उन प्रदेशों को हमने स्थिति कम कर दी। अब स्थिति तो कम कर दी, वो प्रदेश ऊपर की स्थिति में ना आके नीचे की स्थिति में कहीं अरेंज हो गए, पर वो कैसे अरेंज हुए? वो एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज होते हैं, उस सिस्टमैटिक तरीके को बोलते हैं गुण श्रेणी। गुण श्रेणी मतलब अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट? प्रदेशों का अरेंजमेंट। कैसे? तो प्रदेशों को असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करना, मतलब सबसे फर्स्ट समय में जितने प्रदेश हैं, जैसे मान लो 1000 प्रदेश आपने फर्स्ट समय में, आपने मतलब 1000 प्रदेशों को आपने फर्स्ट समय की स्थिति दे दी ऊपर से हटा के। उसके बाद 1000 का तो 1,00,000 बोल दो, जितने भी जीरो आते, 1,00,000 प्रदेशों पे आपने सेकेंड स्थिति, मतलब 2 समय की स्थिति 1,00,000 प्रदेशों को दी। उसके बाद फिर 1 करोड़ प्रदेशों को आपने 3 समय की स्थिति दी। ऐसे करते 1 अरब 1 खरब प्रदेशों को आपने, टोटल जितने प्रदेश यहाँ से उठाए थे, उन सभी प्रदेशों को एक समय से लेकर अंतर्मोट काल तक आपने अरेंज कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही करते करते अब वापस से इस दूसरा कंडक उठाओगे, दूसरा कंडक वापस इसी में मर्ज हो जाता है, फिर तीसरा कंडक वापस इसी में मर्ज हो जाता है, तो चौथा इन कंडक, कर्मों की निर्जरा होती जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये निर्जरा ही हुई है ना। ये हाँ। स्थिति पूरी इतनी सारी जो अंतर कोड़ा कोड़ी की वैल्यू में थी, उसको हमने अंतर्मोट की स्थिति दे दी। मतलब अंतर्मोट में वो प्रदेश जो अंतर कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक हमारी आत्मा में रहने वाले थे, उन प्रदेशों को हमने अंतर्मोट से ही बाहर कर दिया। तो ऑफ कोर्स निर्जरा तो हैवी मात्रा में हुई है। ऐसे कम करते करते ये एक स्थिति घात कंप्लीट हुआ, फिर ये दूसरा स्थिति घात कंप्लीट हुआ, ऐसे करके इसकी स्थिति को कम कर दिया, और यहाँ पे गुण श्रेणी को अरेंज करते गए। वापस से ये एक गुण श्रेणी बनी, फिर दूसरी गुण श्रेणी बनेगी, फिर तीसरी गुण श्रेणी, ऐसे अंतर्मोट काल तक गुण श्रेणी रचना होती है। मतलब गुण श्रेणी की रचना इस प्रकार अंतर्मोट काल तक की होती है। क्लियर हो गया? मैम ये जो गुण श्रेणी जो हो रही है रचना, ये उसी कंडक में
वहीं से उतनी उतनी हाँ, उसी जगह में ले रही मर्ज है या उसी में मर्ज हो जाती उसी है। में मर्ज होती है? अच्छा उसी में मर्ज होती है। यहाँ पे साइड में हमने बस इसलिए बता दिया कि हम वापस इसको और क्लियर बता दें, इसलिए बाकी जो मर्ज इसी में ही मतलब होती है। ये ऐसे हो गया ना, जो पहले समय में जो उदय में आने हाँ वाले हैं अभी उसको उसके साथ मिलके वो मर्ज हो गई। हाँ अभी अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 1000 प्रदेश या फिर यहाँ पे 100 प्रदेश उदय में आने वाले थे और हमने ऊपर से लाके 1000 प्रदेश और डाल दिए। सेकेंड हाँ, तो समय 1 में लाख मान प्रदेश हो गए। लो 200 प्रदेश होने वाले थे, यहाँ पे 1 लाख और डाल दिए हमने। तीसरे समय में मान लो सिर्फ 500 प्रदेश उदय में आने वाले थे, उसमें 1 करोड़ और डाल दिए, तो इतने सारे एक साथ हमारे प्रदेश बाहर निकलते जाते हैं। ठीक है। तो मैम ये प्रथमोपशम के टाइम की कंडीशन है ये, मतलब जैसे किस समय होती है ये चीज? प्रथमोपशम की प्राप्ति के पहले 3 जस्ट करण पहले। करता है, उस 3 करण के पहले, अंतर्मुठ पहले, मतलब पहले। 3 करण में से अपूर्व करण के प्रोसेस में ये करता है, अपूर्व करण ठीक और है अनिवृत्ति करण में। जी जी, थैंक यू। त्रिकुण से वैसे पहले गुणशेन, हाँ त्रिकुण से पहले त्रिपुंज बनाने के पहले करता है ये। मतलब प्रथमोपशम की प्राप्ति के लिए जो गुण श्रेणी होती है वो प्रथमोपशम की प्राप्ति के समय तक चलती रहती है, मतलब समय तक मतलब एक समय पहले तक चलती रहती है। अच्छा, जैसे ही जैसे प्रथमोपशम प्राप्त प्रथमोपशम हुआ, ये खत्म हो जाएगी ना। ये वाली गुण श्रेणी चलती रहती है। दूसरी गुण श्रेणी होती है, वो मैं बता रही हूँ ना, 11 टाइप की गुण श्रेणी रहती है, हाँ वो हाँ दूसरी गुण श्रेणी हो जाती है। बाकी ये वाली कंसिडर नहीं होते, मतलब इसको बस वहीं तक बोलेंगे जहां तक प्रथमोपशम प्राप्त नहीं होता, तब तक ये समझ गुण में श्रेणी चलती रहती है। स्टार्ट कहाँ से समझ होगी? में अपूर्व करण से होगी। समझ इसमें में आ गया। जगन्य जो है पल्योपम का संकेतन भाग की स्थिति वाले को उठाएंगे और उत्कृष्ट कितने होंगे? उत्कृष्ट सागरोपम तक के। पृथक पृथक सागरोपम। पृथक सागरोपम। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज। ओहो मैम आचार्य याद से भगवान। ना क्वेश्चन आंसर जरूर डालिएगा डेली। अब हाँ ठीक है, कोशिश करती हूँ, 2 4 5 भी जितने भी होंगे सेकंड करती वाले हूँ। में बहुत अच्छे डाले थे, बहुत तैयारी में बहुत हेल्पफुल थे वो। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू अहो मैम। आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रय बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अभिनय शातना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। अच्छा, जय जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कडम।